यह कहानी है बुढ़िया का चतुर दामाद। आइए इस कहानी को विस्तार से सुनते हैं। एक गांव में श्याम नाम का लड़का रहता था। श्याम का जब जन्म हुआ तो उसकी माँ बहुत खुश थी। उसकी माँ ने सोचा कि मेरा बेटा पूरे परिवार में खुशियाँ लाएगा, परंतु ठीक इसके विपरीत हुआ। श्याम के जन्म के बाद ही उसके पिता की मृत्यु हो गई। इसी कारण श्याम के घर वाले और गांव वाले श्याम को मनहूस कहने लगे। इसी वजह से श्याम और उसकी माँ को उसके पिता के घर वालों ने घर से निकाल दिया, जिसके बाद वे दोनों दूसरे गांव में चले गए और बड़ी मुश्किल से एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगे। श्याम की माँ सरस्वती जो अपना और अपने बेटे का पेट पालने के लिए लोगों के घरों में काम करने लगी। श्याम अभी छोटा ही था। एक दिन सरस्वती जब काम करने जाने लगी तब श्याम बोला, माँ, तुम्हारा ऐसे दूसरे के घरों में बर्तन धोना अच्छा नहीं लगता। क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलकर तुम्हारी मदद नहीं कर सकता? माँ बोली, बेटा, मैं दूसरे के घरों में जाकर बर्तन धोने का काम करती हूँ। वहाँ जाकर तू क्या करेगा भला? और वैसे भी मेरा बच्चा तेरी तकदीर में बड़ा आदमी बनकर राज करना लिखा है, ना कि दूसरे के घरों के जाकर बर्तन धोना। क्या माँ, फिर से वही बात? मेरे जैसा मनहूस भला राज कैसे कर सकता है? बेटा, माँ का दिल कभी गलत नहीं करता। तू देखना, एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। इतना कहकर सरस्वती काम पर चली जाती है। इसी तरह से पूरे 10 साल बीत गए और श्याम अब 18 साल का हो चुका था। एक दिन सरस्वती की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। श्याम अपनी माँ से पूछने लगा, माँ, तुम्हें क्या हो गया? तुम न कुछ खा पी रही हो और ना तुम्हारा बुखार उतरता है। पिताजी की तरह तुम भी तो मुझे छोड़कर नहीं चली जाओगी। सरस्वती धीमे स्वर में श्याम से कहती है, बेटा, मैं तुझे एक बात बताना चाहती हूँ। तेरा विवाह बचपन में ही हो चुका है, जब तू 6 साल का था। बेटा, तेरा विवाह मेरी सहेली की बेटी के साथ हुआ था। वह सूर्यपुर गांव में रहती है। उसका नाम कमलिनी है। जा बेटा, तू उसे घर ले आ। और हाँ बेटा, मेरी बात का ध्यान रखना, जहाँ रात हो वहीं ठहर जाना, क्योंकि रात में चलना ठीक नहीं है। जब सुबह हो जाए तब चलना। जा बेटा, बहू को ले आ। यह बात सुनकर श्याम हैरान हो गया। उसके मन में कई प्रश्न उठ रहे थे, परंतु इससे पहले कि वह अपनी माँ से कुछ पूछ पाता, इतना ही कहते हुए सरस्वती की सांसें थम जाती है। अपनी माँ को खो देने के बाद श्याम बिल्कुल अकेला हो जाता है। वह बहुत दुखी रहने लगा और किसी तरह से वह अपना गुजारा कर रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। श्याम चुपचाप बैठा हुआ था। तभी उसको उसकी माँ की बात याद आई। अरे, माँ ने कहा था कि मेरी शादी बचपन में हो गई थी। मैं अकेला हो गया हूँ, तो क्यों ना मैं अपनी पत्नी को घर ले आऊँ। इससे मुझे एक साथी मिल जाएगा। ऐसा विचार कर श्याम खुश हो जाता है और कहता है, आज ही मैं अपनी पत्नी को लेने सूर्यपुर गांव जाऊंगा। श्याम एक पोटली में खाना बांध लेता है और सूर्यपुर गांव के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते श्याम जंगल के बहुत अंदर तक आ जाता है। तभी उसे रास्ते में एक बकरी दिखाई देती है। अरे वाह, कितनी सुंदर बकरी है, लेकिन इसका मालिक कहाँ है? अगर इसका मालिक कोई नहीं है तो मैं ही इसका मालिक बन जाऊंगा। अपने ससुराल से लौटते समय मैं तुझे अपने साथ ले चलूँगा। इतना बोलकर श्याम आगे बढ़ जाता है। अरे, इतनी देर से चलते चलते मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। नदी भी पास में ही है। इतना सोचकर श्याम वहीं नदी किनारे पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगता है। खाना खाकर पेट तो भर गया, अब थोड़ा पानी भी पी लेता हूँ। फिर श्याम नदी के पास जाता है और पानी पीता है। इस नदी का पानी तो बहुत मीठा है। पीकर आनंद ही आ गया। चलो अब मैं आगे चलता हूँ। चलते चलते शाम हो जाती है। श्याम अब सूर्यपुर गांव में पहुँच जाता है। अनजान गांव में श्याम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी पत्नी का घर कैसे ढूंढे। तभी गांव में उसे ठेले वाला दिखाई देता है और वह उसके पास जाकर पूछता है,
अरे भाई, क्या आप बता सकते हैं कि यह कौन सा गांव है? ठेले वाले ने कहा, भाई यह सूर्यपुर गांव है। अरे हाँ, माँ ने तो यह मरते वक्त यही गांव का नाम बताया था, मतलब यही मेरा ससुराल है। शुक्रिया भाई, लेकिन भाई क्या तुम बता सकते हो कि कमलिनी का घर कहाँ है? अरे हाँ भाई, क्यों नहीं। तुम यहाँ से सीधे चले जाओ, सबसे अंत में नदी के किनारे वाला घर कमलिनी का ही है। ससुराल का पता जानकर श्याम वहाँ से चल देता है। मुझे लगता है वह आखिरी वाला घर ही मेरी सासू माँ का है। श्याम झोपड़ी के पास पहुँचा ही था कि तब तक रात हो गई थी। श्याम को अपनी माँ की बात याद आई। माँ ने कहा था, जहाँ रात हो जाए वहीं रुक जाना चाहिए, फिर सुबह चलना चाहिए। श्याम ने सोचा, ओहो, यहाँ तक पहुँचते ही रात हो गई। एक काम करता हूँ, मैं रात यहीं घर के बाहर ही रुककर गुजार लेता हूँ। सुबह होते ही घर के अंदर चला जाऊँगा। इतना सोचकर श्याम वहीं घर के बाहर बैठ जाता है। तभी घर के अंदर से आवाज़ आती है, अरे माँ, मेरी सब्जी तो जल गई। यह सुनकर श्याम सोचा, अरे यह क्या, लगता है मेरी पत्नी द्वारा बनाई गई सब्जी जल गई। फिर श्याम वहीं सो जाता है। सुबह सुबह श्याम उठता है और सीधे घर के अंदर चला जाता है। अंदर एक बुढ़िया बैठी रहती है। श्याम को ऐसे अंदर आता देख पूछने लगी, अरे बेटा, तुम कौन हो और ऐसे कैसे मेरे घर में घुसे आए? श्याम बोला, अरे माता जी, मैं आपका दामाद हूँ। बुढ़िया ने कहा, अच्छा अच्छा, क्या तुम सरस्वती के बेटे हो? हाँ माँ जी, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। अरे बेटा, तुम इतनी जल्दी इतना लंबा सफ़र तय करके यहाँ कैसे आ गए? श्याम बोला, अरे माँ जी, मैं तो यहाँ तभी पहुँच गया था जब आपकी बेटी की सब्जी जल गई थी। बुढ़िया सोचने लगी, अरे यह क्या, मेरे दामाद जी को कैसे पता चला? मेरे दामाद जी तो बहुत होशियार हैं। आखिर इन्हें कैसे पता चला कि मेरी बेटी की बनी हुई सब्जी जल गई थी? इसका मतलब मेरे दामाद जी कोई साधारण इंसान नहीं हैं, यह तो बहुत ज्ञानी हैं। तभी श्याम बोला, अरे माँ जी, क्या हुआ, आप किस सोच में डूब गईं? कुछ नहीं दामाद जी, आप आराम कीजिए। अरे बेटी कमलिनी, दामाद जी की खातिरदारी करो। कमलिनी बोली, मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर वह बूढ़ी औरत गांव की ओर निकल जाती है। आज वह बहुत खुश थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका दामाद बहुत होशियार है। बूढ़ी जैसे ही बाहर निकली, उसे गांव का एक गोपाल नाम का व्यक्ति मिला। क्या बात है गोपाल, आज तेरा मुंह इतना उतरा उतरा क्यों है? अरे माँ जी, मैं आपको क्या बताऊं, मेरी बकरी कुछ दिनों से मिल नहीं रही है। मेरी पत्नी ने बोल बोल कर मेरा तो दिमाग ही खराब कर दिया है। अभी तक मेरी बकरी का कोई पता नहीं चला। पता नहीं वह कहाँ पर होगी। बूढ़ी ने बोला, अरे गोपाल, तू परेशान क्यों है? मैं तेरी बकरी को अभी ढूंढ लूँगी। क्यों मजाक कर रही हैं काकी? मैं तो पहले से परेशान हूँ। अरे गोपाल, मेरे दामाद जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं, वह सब कुछ जानते हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं ज़रूर आपके दामाद के पास जाऊंगा। इतना सुनकर बुढ़िया वहाँ से चली जाती है और पूरे गांव में यह बात फैला देती है कि उसका दामाद बहुत होशियार है। फिर गोपाल बुढ़िया के घर पहुँचता है और श्याम से पूछने लगा, अरे दामाद जी, मैंने सुना है कि आप बहुत ज्ञानी पुरुष हैं, कृपया मेरी मदद करो। श्याम खुश हो गया और बोला, हाँ हाँ भाई, मैं ज्ञानी तो हूँ, बताओ तुम्हारी क्या समस्या है? दामाद जी, मेरी बकरी कुछ दिनों से मिल नहीं रही है। मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वह कहीं नहीं मिली। क्या आप मेरी बकरी के बारे में कुछ बता सकते हैं कि मेरी बकरी अभी कहाँ पर है? इतना सुनते ही श्याम का ध्यान उसी बकरी पर जाता है जिसे उसने जंगल में घास चरते देखा था। श्याम तुरंत समझ जाता है कि वह बकरी गोपाल की बकरी थी। गोपाल बोला, अरे दामाद जी, कहाँ खो गए आप? अरे कहीं नहीं भाई, मैं तो तुम्हारी बकरी का ही ध्यान लगा रहा था। तुम्हारी बकरी कहाँ है? थोड़ी देर सोचने का नाटक करके श्याम बोलता है, अरे गोपाल भाई, यहीं पास के जंगल में एक पेड़ के नीचे आपकी बकरी घास चर रही है।
श्याम के मुंह से यह बात सुनकर वह गोपाल बहुत खुश होता है और वह तुरंत गांव के पास वाले जंगल में जाता है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद गोपाल देखता है कि बकरी सामने ही एक पेड़ के नीचे घास खा रही थी। अपनी बकरी को देखकर गोपाल की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। गोपाल श्याम के पास आकर बोला, दामाद जी आप तो अंतर्यामी हो, मैं बहुत दिनों से परेशान था, आपने मेरी बकरी ढूंढ दी, आप तो सच में ज्ञानी हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर क्या था, गोपाल यह बात पूरे गांव में फैला देता है कि बुढ़िया काकी का दामाद सच में बहुत ज्ञानी है और वह सब कुछ जानता है। उसी गांव में उस राज्य के राजा का एक गुप्तचर था। उसके कानों में जैसे यह बात पहुंची, वह राजा के दरबार में गया और कहा, मैं सच कह रहा हूँ महाराज, बुढ़िया काकी का दामाद बहुत ज्ञानी है, वह सब कुछ जानता है। महाराज ने कहा कि यह तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी उस ज्ञानी आदमी से ज़रूर मिलना चाहूँगा। सैनिकों जाओ, उस बुढ़िया काकी और उसके दामाद को जल्दी से यहाँ लेकर आओ। राजा की बात सुनकर दोनों सैनिक बुढ़िया काकी के घर जाते हैं और कहते हैं, अरे वो काकी, आप लोग मेरे साथ राजमहल चलो, महाराज ने आपको और आपके दामाद को राजमहल में बुलाया है। बुढ़िया काकी आई और बोली, अरे सैनिकों, महाराज हमें क्यों बुला रहे हैं, क्या हमसे कोई गलती हुई है? सैनिकों ने कहा, पता नहीं काकी, यह सब नहीं जानते, आप लोगों को हमारे साथ राजमहल चलना होगा। वहीं बैठा श्याम चिंतित होते हुए सोचा, ये भगवान, ज्ञानी बनने के चक्कर में मैं कुछ गलत तो नहीं कर बैठा, आखिर राजा हमें क्यों बुला रहे हैं। थोड़ी देर बाद बुढ़िया काकी अपने दामाद और सैनिक के साथ राजमहल में चली गई। बुढ़िया काकी राजमहल पहुंचकर राजा से बोली, क्या हुआ महाराज, आपने हम गरीब को कैसे याद किया, हमसे कोई भूल हो गई है क्या? राजा बोले, अरे नहीं काकी, तुमसे कोई गलती नहीं हुई और ना ही कोई भूल, हम तो बस इतना जानना चाहते हैं कि क्या तुम्हारा दामाद सच में भूत और भविष्य सब जानता है? बुढ़िया काकी बोली, जी हाँ महाराज, इसमें कोई शक नहीं है, मेरे दामाद जी बहुत ज्ञानी हैं। राजा ने फिर श्याम से पूछा, श्याम, क्या यह सच है कि तुम भूत और भविष्य दोनों जानते हो? राजा की बात सुनकर श्याम के पसीने छूट ही जाते हैं। हे भगवान, ये बुढ़िया ने मुझे कहाँ फंसा दिया, और ना बोला तो राजा मुझे आज ही मरवा देगा, और अगर हाँ बोला तो हो सकता है कि अपने आप को बचाने का कोई मौका मिल जाए। राजा फिर बोला, क्या हुआ श्याम, तुम किस सोच में डूब गए? श्याम घबराते हुए कहा, कहीं नहीं महाराज, आप मेरे बारे में जो भी सुना है सब सच सुना है। राजा बोले, तो ठीक है, तुम मुझे रानी के खोए हुए हार के बारे में बताओ कि वह कहाँ है। अगर तुमने सच बताया तो मैं तुम्हें मुँह मांगा इनाम दूंगा, और अगर तुम नहीं बता पाओगे तो मैं तुम्हारा सर कटा दूंगा। राजा की बात सुनकर श्याम बहुत ज़्यादा डर जाता है और खुद को बचाने के उपाय सोचने लगता है। क्या हुआ श्याम, तुम किस सोच में डूब गए हो? माफ़ कीजिए महाराज, लेकिन हार का पता लगाने के लिए आपको मुझे एक दिन का समय देना ही होगा। ठीक है, मैं तुम्हें कल तक का समय देता हूँ। श्याम अपनी सास के साथ घर आ गया और सोचने लगा, हे भगवान, हाँ मैं कहाँ आकर फंस गया। अच्छा खासा अपने गांव में शांति से जी रहा था, यहाँ आकर मैंने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। तभी बुढ़िया काकी बोली, क्या हुआ दामाद जी, आप इतनी चिंता में क्यों हैं? श्याम बोला, कुछ नहीं माँ जी, मैं बस हार के बारे में सोच रहा था। आप जाकर सो जाइए, मैं आज यहाँ बाहर ही सोऊंगा। लेकिन दामाद जी, आज आपने खाना तो खाया ही नहीं। माँ जी, आज मेरा पेट पहले से ही भरा हुआ है, इसलिए आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। इतना सुनकर बुढ़िया काकी घर के अंदर चली जाती है। अब श्याम की नींद, चैन, भूख, प्यास सब गायब हो जाता है। वह खुद से बड़बड़ाने लगता है, यह बुढ़िया ने पहले ही मुझे इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है और आज भी शांति से जीने नहीं दे रही है। कल तो मरना ही है, कम से कम आज की रात चैन से सो लेता हूँ। इतना सोचकर श्याम वहीं चारपाई पर लेट जाता है, लेकिन चिंता के कारण उसे नींद कहाँ आने वाली थी, इसलिए वह खुद में ही गाना गाने लगता है।
अरे सपना, अब तू अभी आ जा, कल तो सूली पर चढ़ना ही है। सपना तू भी आ जा। श्याम इसी बात को बार बार दोहराता रहा ताकि उसे नींद आ जाए। तभी यह आवाज़ पड़ोस में रहने वाली औरत के कानों में पड़ी, जिसका नाम भी सपना था। वह राजा के यहाँ रानी की दासी बनकर काम करती थी। अरे यह बुढ़िया काकी का दामाद तो मेरा ही नाम ले रहा है। कहीं उसे सब पता तो नहीं चल गया कि वह हार मैंने चुराया है। हे भगवान, यह क्या हो गया? अगर यह बात राजा को पता चली तो राजा तो मुझे फांसी पर ही चढ़ा देंगे। अब मैं क्या करूं? थोड़ी देर सोचने के बाद सपना ने कहा, मैं एक काम करती हूँ, दामाद जी को सारी बात बता देती हूँ। हो सकता है दामाद जी मुझे बचा लें। यह सोचकर सपना तुरंत ही श्याम के पास पहुँच जाती है और श्याम से कहती है, अरे दामाद जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आप राजा साहब को मत बताना रानी का हार मैंने चुराया है, नहीं तो महाराज मुझे फांसी पर लटका देंगे। सपना की बात सुनकर श्याम सब कुछ समझ गया और वह मन ही मन बहुत खुश हुआ। अरे सपना जी, आप चिंता मत कीजिए, लेकिन मैं आपको एक ही शर्त पर बचा सकता हूँ। अगर आप वह हार मुझे लौटा दें तो मैं आपका नाम राजमहल में नहीं लूँगा। लेकिन दामाद जी, मैं तो वह हार अपने साथ ले ही नहीं आई हूँ, वह तो अभी भी राजा के महल में ही है। श्याम बोला, लेकिन वह हार तुमने कहाँ रखा है? सपना ने कहा, दामाद जी, वो हार राजा के बगीचे में एक बड़े पत्थर के नीचे है। श्याम बोला, ठीक है सपना जी, अब तुम चिंता मत करो, तुम निश्चित होकर जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन कसम खाओ कि आज के बाद तुम चोरी नहीं करोगी, मेहनत करके पैसे कमाओगी। सपना बोली, हाँ दामाद जी, मैं कसम खाती हूँ आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगी। अगले दिन राजा के सैनिक फिर से श्याम को लेने आते हैं। चलो श्याम, राजा ने तुम्हें बुलाया है। श्याम बोला, हाँ हाँ चलो सैनिक, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। महल में पहुँचते ही राजा ने पूछा, कहो श्याम, क्या तुम्हें रानी के हार के बारे में कुछ पता चला? श्याम बोला, जी महाराज, मैंने आपके हार को खोज कर ली है। राजा बोले, अच्छा, यह तो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे जल्दी से बताओ कि वह कहाँ पर है। श्याम ने कहा, महाराज, वह हार महल के बगीचे में बड़े से पत्थर के नीचे दबा हुआ है। राजा ने फिर तुरंत सैनिकों को आदेश दिया। सैनिक जल्दी से राजा के बगीचे में जाते हैं। वह हार सच में राजा के बगीचे में ही पड़ा बड़े पत्थर के नीचे दबा हुआ था। यह देखकर राजा बहुत हैरान हुआ, वह खुश भी। फिर राजा ने श्याम से कहा, वाह श्याम वाह, तुम तो सच में बहुत ज्ञानी हो, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। श्याम बोला, महाराज मुझे कुछ नहीं, आप अपनी मर्जी से जो भी दे देंगे मुझे स्वीकार होगा। राजा खुश होते हुए बोले, मंत्री जी, श्याम को 1000 सोने के सिक्के इनाम में दे दिया जाए। सोने के सिक्के पाकर श्याम बहुत खुश था। श्याम बोला, महाराज आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। महल से बाहर निकलकर श्याम ने लंबी सांस ली और खुद से कहा, हे भगवान, आज तो बचा लिया आपने। अब अपनी पत्नी को लेकर इस गांव को ही छोड़कर चला जाऊंगा। यह सारी बातें सोचते हुए श्याम घर को पहुंच जाता है। घर पहुंचते ही श्याम ने अपनी सास से कहा, माँ जी, आप मेरी पत्नी को आज ही विदा कर दीजिए। मैं आज ही अपने घर लौटना चाहता हूँ, क्योंकि आज का दिन ही विदाई के लिए सबसे ज़्यादा शुभ है। श्याम की सास बोली, अगर ऐसी बात है दामाद जी, तो आप आज ही चले जाओ। और फिर श्याम अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव लौट जाता है और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है। अतः यह कहानी यहीं पर समाप्त हुई।